सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार की खलियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जानेंगे पशुओं की फीड में खलियां कितनी मात्रा में और किस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, पशुओं का दूध और फैट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी मानी जाती है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अपने देश में बहुत सारी खलियां पाई जाती हैं, जैसा कि सरसों की खल, बिनौला खल, सोया की खल, कपास की खल या मूंगफली की खल। अलग अलग स्टेट्स की खेती के अनुसार ये अलग अलग एरियाज में अवेलेबल होती हैं, पर मेरी जानकारी के अनुसार कुछ ही पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके सरसों की जो खल है ये अपने देश की लगभग सभी स्टेट्स में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खलों के बारे में जब बात हो ही रही है तो जान लें कि खलियां दो प्रकार की होती हैं। पहला तेल वाली खलियां, जिसको हम इंग्लिश में केक कहते हैं। दूसरा बिना तेल वाली खलियां, जिसको हम इंग्लिश में DOC कहते हैं। DOC की फुल फॉर्म होती है डी ऑयल्ड केक। इन दोनों प्रकार की खलियों में सिर्फ तेल का ही फर्क होता है। तेल वाली खलियों में ऑयल तकरीबन 5 से 6% तक होता है और DOC में तेल तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5% तक ही होता है, जिसके कारण इसको डी ऑयल्ड केक कहते हैं। यानी कि इसमें तेल की मात्रा बिल्कुल कम होती है। और अगर हम बात करें खलियों में प्रोटीन की परसेंटेज के बारे में, तो बिनौला की खल में तकरीबन 18% के आसपास प्रोटीन होता है, सरसों की खल में 28% और वहीं पर सोया और मूंगफली की खल में तकरीबन 40 से 50% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। और इनकी प्रोटीन परसेंटेज के अनुसार इनका रेट भी कम ज़्यादा होता है। सरसों और बिनौला की खल का रेट लगभग सेम ही होता है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो इन दिनों सोया का जो रेट है वो तकरीबन 40 से 50 रुपए तक भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इनका जो प्रोटीन परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। इसी के कारण इनका जो रेट है वो भी इफेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें केक फीडिंग की, यानी कि अपने पशुओं को खल खिलाने की, तो पशुओं से ज़्यादा दूध और अच्छा फैट परसेंटेज लेने के लिए काफ़ी सारे फार्मर्स अपने पशुओं को आहार के रूप में सिर्फ खल ही खिलाते हैं। देखिए, खल खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, पर जब लंबे समय तक हम अपने पशुओं को लगातार सिर्फ खल ही खिलाते हैं तो ऐसे में ये अपने पशुओं को कुछ नुकसान कर सकता है। देखिए, इससे होता क्या है कि अपने पशु के शरीर में जब एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑयल्स और फैट जाते हैं तो वो अपने पशु की बच्चेदानी में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण अपने जो पशु हैं वो कई बार हीट निकालना बंद कर देते हैं। अगर अपना पशु हीट निकालता है तो उनका जो कंसेप्शन रेट है वो कम हो जाता है, यानी कि अपना जो पशु है वो गब्बर नहीं ठहरता है। क्योंकि दोस्तों सभी प्रकार की खलियां प्रोटीन और ऑयल फैट्स से भरपूर होती हैं, पर ना तो इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ना ही इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ऐसे में पशुओं को सिर्फ खली खिलाने से उनमें एनर्जी की कमी पड़ जाती है। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी पड़ जाती है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है अपने पशु के प्रजनन तंत्र पर, यानी कि अपने पशुओं की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो इससे इफेक्ट हो जाती है। अपने पशुओं को गब्बन करने में फार्मर्स को समस्या आने लगती है। तो ऐसे में हमने अपने पशुओं को खली खिलाते समय ध्यान रखना होता है कि उन खलियों को हम किसी एनर्जी सोर्स से बैलेंस कर दें, ताकि प्रोटीन और फैट्स तो खलियों से जा रहा है, बट एनर्जी का सोर्स उसमें अगर ऐड हो जाए तो जो फीड है वो बैलेंस हो जाएगी। आमतौर पर ही हम फीड बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फीड को बैलेंस करना यही होता है कि अपने पशु को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे भरपूर मात्रा में जाना चाहिए। कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा ना हो, कोई भी कम ना हो। तो ऐसे में एनर्जी के लिए हम अनाज का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 1/3 हिस्सा 100 किलो फीड का अनाज होता है और 1/3 हिस्सा ही हम खलियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब जब अपने पशु ज़्यादा दूध बढ़ते जाते हैं या पशुओं की दूध देने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हम तकरीबन 40 किलो तक उसमें अनाज डाल देते हैं और 40 किलो तक ही हम उसमें खलियों का उपयोग करते हैं। अब खलियों के उपयोग में एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि आधी हम लेते हैं तेल वाली खलियां, आधा इस्तेमाल होता है बिना तेल वाली खलियों का, यानी कि केक के साथ साथ हमने DOC का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम आमतौर पर ही अपनी वीडियोज़ में बात करते हैं कि पशुओं को खाने, पचाने और दूध बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में जब हम खलियों को
किसी अच्छे एनर्जी सोर्स के साथ, या हम कह सकते हैं कि अनाज के साथ जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं तो जो फीड बनती है, जो पशु आहार बनता है, वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके बाद हम इसमें मिनरल मिक्सचर जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम यानी कि कैल्साइट पाउडर और डीसीपी का इस्तेमाल करके उनके जो मिनरल विटामिन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी फीड खाने के बाद आपका जो पशु है उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। आपका पशु सही समय पर हीट में आएगा, उसको जब आप सही समय पर उसकी यही करवाओगे तो वो कंसीव करेगा, उसका दूध का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, उसकी फैट परसेंटेज बढ़ेगी, तो ओवरऑल आपका और आपके पशु दोनों का फायदा हो जाएगा। दोस्तों, आपने इसकी डोज को जरूर ध्यान में रखना है। एक तो आपने इसको अनाज के साथ बैलेंस कर देना है, दूसरा 100 किलो फीड के हिसाब से आपने सिर्फ 1/3 हिस्सा ही खल का इस्तेमाल करना है। खल को कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट में अगर हम बात कर लें कि सबसे अच्छी खल कौन सी है, तो देखिए प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सोया की जो डीओसी होती है ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तकरीबन 40 से 50% इसमें प्रोटीन होता है। आमतौर पर जो पशु 25 लीटर से ज़्यादा दूध देते हैं उनको अच्छा दूध का प्रोडक्शन करने के लिए सोया की डीओसी का ही रिकमेंडेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका पशु कम दूध देता है तो आप सरसों की खल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके दो कारण हैं, एक तो इसका रेट काफ़ी कम होता है सीजन में, दूसरा ये आसानी से लगभग सभी स्टेट्स में अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो बिनौला की खल है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फैट और ऑयल का ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। बट दोस्तों, इसमें समस्या क्या होती है कि बिनौला की खल में टॉक्सिसिटी यानी कि फंगस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में फंगस वाला बिनौला खल आपके पशु को हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद जरूर रही होगी। अगर आपके इस चीज़ से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई किया जाए, या तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर किसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।